हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने, ना हारूंगा हौसला उम्र भर मैंने, ये किसी से नहीं खुद से ये वादा किया। आइए इसी वादे के अनुसार आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं 25 अप्रैल की, उन बिंदुओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उनकी आधारशिलाएं रखी है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना ग्रामीण जनता का विश्वास जीत रही है। स्वामित्व का मतलब होता है स्वयं की जो निधि होती है उस पर जो अधिकार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जिन मुद्दों पर बात की है उन मुद्दों पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है, नीति आयोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 अप्रैल को अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इतिहासकारों ने बाबू कुंवर सिंह को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया है, अमित शाह ने कहा है। उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है अमित शाह ने। देश 2025 तक टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया का अगले सप्ताह से इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन 24 मई से 28 मई तक लखनऊ में होगा। कहाँ? लखनऊ में। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.9% रहने का अनुमान, निर्मला सीतारमण ने इसको व्यक्त किया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8.9% रहने का अनुमान है। आइए एक एक करके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिलाएं उन योजनाओं की रखी हैं। आइए देखें इनको। नेशनल पंचायत राज्य दिवस 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज्य दिवस। आइए देखते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल हुए। वे सांबा जिले में के पल्ली पंचायत गए और देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिलाएं रखी हैं। विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उनकी, उन्होंने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन भी किया और 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है जो इस बनिहाल काजीगुंड सुरंग में। करीब 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनिहाल और काजीगुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर कम हो गई है और यात्रा में 1.5 घंटे की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 3 खंडों की आधारशिलाएं भी रखी हैं। इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर पहल का शुभारंभ भी किया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है, क्योंकि इस वर्ष क्या है, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में क्या है कि प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास भी करना है, इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है, क्योंकि अब देखिए डिजिटल लेन देन बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी ठेले पर जाते होंगे, बर्गर, चाउमीन, मोमोज कुछ भी खाते होंगे, आप वहाँ पर क्या करते हैं कि भैया स्कैन है, जो भी आपका जो डिजिटल भुगतान होगा उसका वो स्कैन रखा होगा, आप स्कैन करके आप पे कर देते हैं। उसी पर प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात को शामिल किया है। आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और लोग इसके माध्यम से दूर दराज के गाँव और छोटे शहरों में भी लेन देन कर रहे हैं।
मोदी जी ने कहा कि देश में प्रतिदिन 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। पिछले महीने यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी सामने आ रहे हैं। फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी होती है उससे जुड़े कई नए जो स्टार्टअप है वो भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने 2 लड़कियों के बारे में भी जिक्र किया। कौन? सागरिका और प्रेक्षा का उदाहरण दिया है। दिल्ली में कैशलेस डे आउट के साथ प्रयोग किया है। दोनों ने दिन भर के अपने खर्चे के लिए डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल किया। उन्होंने सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों के साथ भी ऑनलाइन क्या लेन देन किया। मोदी जी ने गाजियाबाद की आनंदिता त्रिपाठी का भी उल्लेख किया। मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी अब उस दौरान में, जैसे एक मन की बात कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद जो दूसरा मन की बात कार्यक्रम है, तो उसके दौरान जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब घटनाओं का क्या जिक्र करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती। अब जैसे डिजिटल माध्यम है तो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तो मन की बात जो कार्यक्रम है उन सभी मुद्दों को शामिल किए करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी ने गाजियाबाद की आनंदिता त्रिपाठी का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने पूर्वोत्तर की यात्रा के दौरान और दूरस्थ क्षेत्रों में भी डिजिटल लेन देन का लाभ उठाया। प्रधानमंत्री ने लोगों से संकल्पबद्ध होकर डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रौद्योगिकी आम लोगों के जीवन को बदल रही है। इससे दिव्यांगों के जीवन को भी आसान बना दिया है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम बना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के लिए संसाधनों और बुनियादी ढांचों को सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मोदी जी ने कहा कि कई स्टार्टअप और संगठन जो इस दिशा में प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे ही संगठन वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपुल का जिक्र किया है, इसने क्या है, दिव्यांग कलाकारों के चित्रों की डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। जो वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपुल हैं, उनके जो दिव्यांग कलाकार होते हैं उनके लिए एक डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है कि दिव्यांग हैं वो कहीं जा नहीं सकते, अगर जाने में सक्षम नहीं हैं, अपनी कलाकारी को नहीं दिखा सकते हैं, तो इस जो संगठन है उसके माध्यम से क्या है, दिव्यांग अपनी चित्रों को भी क्या कर सकते हैं, अब दुनिया के सामने रख सकते हैं, डिजिटल माध्यम के रूप में लोगों के सामने रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के माध्यम की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वेदों पुराणों में पानी बचाने और तालाब बनाने को सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में जल संरक्षण और जल स्रोतों को जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। मोदी जी ने कहा कि सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यताओं के दौरान भी जल स्रोतों को परस्पर जोड़ने की प्रणाली मौजूद थी। अब देखिए, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से और जो सरस्वती नदी है, हड़प्पा सभ्यता, इन सभी को क्या किया, अपने मन की बात में शामिल किया। तो ये मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इन सभी से क्या क्वेश्चन एग्जामों में पुटअप कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की उपलब्धता और इसकी किल्लत किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा इस समय आज़ादी के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश जिन जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें एक जल संरक्षण भी है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। मोदी जी ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। उन्होंने कहा कि कई स्थलों पर इसे तेजी से काम हो चुका है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई की चर्चा की। वहाँ पर ग्राम सभा की ज़मीन पर एक तालाब था जो गंदगी और कूड़े से भरा था। पिछले कुछ सप्ताह में स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों की मदद से इस गंदे तालाब का कायापलट हो गया है और इस सरोवर के किनारे फुव्वारे और प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कच्छ के रण की जनजाति मालधारी का भी उदाहरण दिया। अब पूछा जा सकता है कि मालधारी किस क्षेत्र की जनजाति है? गुजरात कच्छ के रण की है, जो जल संरक्षण के लिए वृदास नामक विधि का उपयोग करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वृदास विधि क्या होती है। इसके तहत क्या किया जाता है? वृदास विधि के तहत छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं। इसकी रक्षा के लिए पास में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इस तरह उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की भील जनजाति है, जल संरक्षण के लिए अपनी परंपरा हलमा का उपयोग करती है। अब हलमा जो उनकी परंपरा है किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। ये सभी क्या, मन की बात जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मन की बात कार्यक्रम को जो सुनिएगा उसमें एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, आप स्टूडेंट हैं तो मन की बात जो कार्यक्रम है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे वृदास नामक जो विधि है वो क्या है? हलमा परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश की। ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत लोग पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं।
मोदी जी ने कहा कि देश के नए प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रति लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री ने क्या किया था, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने गुरुग्राम के सार्थक का उल्लेख किया, जिन्होंने लिखा कि उन्हें संग्रहालय में लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं के जीवन के बारे में कई नए तथ्य जानने का मौका मिला। अब जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए उन सभी की जो जीवन की यात्राएं थी, उन यात्राओं को प्रधानमंत्री संग्रहालय में स्थापित किया गया है, पूरा दिखाया गया है, पूरा उनके बारे में चर्चाएं हैं वहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय में। एक बेहतर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये सामने है लोगों के। श्री मोदी जी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव से बेहतर देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने का नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई मौका। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से देश के संग्रहालयों के बारे में, उनके सामान्य ज्ञान के बारे में भी पूछा। उन्होंने श्रोताओं से म्यूजियम क्विज के साथ नमो ऐप या सोशल मीडिया पर जवाब साझा करने के लिए भी कहा। मोदी जी ने खुशी व्यक्त की कि बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और संग्रहालयों को दान भी कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने पुराने संग्रहालयों के साथ साथ ऐतिहासिक जो कलाकृतियां हैं वो क्या कर रहे हैं कि संग्रहालय को दान दे रहे हैं। मोदी जी ने ऐसे सभी व्यक्तित्व प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि 18 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। कब? 18 मई को। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। मोदी जी ने कहा कि 18 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री लोगों से स्थानीय संग्रहालय देखने और म्यूजियम मेमोरीज के साथ अपने अनुभव साझा करने का आग्रह भी किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गणित पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा भारत के लोगों ने गणित के क्षेत्र में सबसे अधिक शोध और योगदान दिया। उन्होंने शून्य की खोज और उसके महत्व का उदाहरण दिया। कैलकुलस से कंप्यूटर तक सभी वैज्ञानिक आविष्कार जीरो पर आधारित हैं। मोदी जी ने कहा कि विज्ञान के हर सिद्धांत को गणितीय सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, चाहे वह न्यूटन के नियम हो या आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण। मोदी जी ने कहा कि इंटेल कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें हाल ही में एक पेंटिंग दी थी, जिसमें गणना या माप की एक भारतीय पद्धति को वामन अवतार के माध्यम से दर्शाया गया था। मोदी जी ने कहा कि आचार्य पिंगला जैसे संतों ने द्विआधारी प्रणाली की परिकल्पना और आर्यभट्ट और रामानुजन जैसे गणितज्ञों ने गणित के सिद्धांतों पर काम किया। अब यहाँ एक हो जाता है कि आचार्य पिंगला, जो द्विआधारी प्रणाली किसने दी थी? आचार्य पिंगला ने दी थी। इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की मन की जो बात कार्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु निकल के सामने आते हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने गणित को कठिन विषय मानने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारतीयों के लिए गणित कभी भी कठिन विषय नहीं रहा। उन्होंने कहा इसका एक बड़ा कारण वैदिक गणित है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में वैदिक गणित का श्रेय भारतीय कृष्ण तीर्थ महाराज को जाता है, जिन्होंने गणना के प्राचीन तरीकों को पुनर्जीवित किया और इसे वैदिक गणित नाम दिया। प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता के गौरव टेकरीवाल से बात की, जो पिछले 2.5 दशक से वैदिक गणित आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। गौरव ने बताया कि कैसे वैदिक गणित को जटिल से रुचि विषय में बदल सकता है। मोदी जी ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाने का भी आग्रह किया है। अब वैदिक गणित क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की जयंती, बैसाख, बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये सभी त्यौहार संयम, पवित्रता, दान और सद्भाव पर बल देते हुए इसे मनाने को कहा है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करने का आग्रह किया है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं, ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट है वो लोगों के सामने आते जा रहे हैं, नए वेरिएंट आते जा रहे हैं। इसलिए अपने मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि आप जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, ये सभी पालन करें। आइए आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा स्वामित्व योजना ग्रामीण जनता का विश्वास जीत रही है। स्वामित्व योजना क्या है, आइए देखें उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वामित्व योजना विकास का नया मंत्र है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से ग्रामीण जनता का विश्वास जीत रही है। मोदी जी ने ट्विटर पर कहा कि भारत के गांवों में सुशासन के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करना है। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाकर, स्वामित्व योजना क्या है कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाकर बड़ा बदलाव ला रही है। संपत्ति विवादों को कम करके गरीबों के अधिकार सुनिश्चित करना है। स्वामित्व मतलब आपकी जो ज़मीन है, आपको उस ज़मीन पर क्या स्वामित्व, आपको अधिकार दे दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि गरीबों में
अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। स्वामित्व योजना के तहत करीब 32,000 गाँवों में 42 लाख से अधिक संपत्ति के पहचान पत्र जारी किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत क्या होता है कि जो संपत्ति पत्र होते हैं वो आपको जारी किए जाते हैं। सरकार ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को इस्तेमाल करते हुए भूमि को वित्तीय संपत्ति में बदल रही है। स्वामित्व योजना निचले स्तर पर भू स्वामित्व के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण भारत का कायाकल्प हो रहा है। आइए आगे बढ़ें। नीति आयोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25 अप्रैल को अभिनव कृषि पर आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। नीति आयोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को 25 अप्रैल को अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। कार्यशाला में देश और विदेश से अभिनव कृषि और प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र के हितधारक हिस्सा लेंगे, ताकि क्या होगा, जो आपकी नेचुरल जो एग्रीकल्चर होगा उसको बढ़ावा दिया जा सके। मृदा स्वास्थ्य बहाली, जलवायु परिवर्तन संतुलन में इसकी भूमिका से संबंधित विभिन्न जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या होगा, विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री कौन है आपके, नरेंद्र सिंह तोमर और परषोत्तम रूपाला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। अभी नीति आयोग के कौन नए उपाध्यक्ष जो 1 मई से अपॉइंट हो जाएंगे, डॉक्टर सुमन के बेरी। ये क्या 30 अप्रैल को डॉक्टर राजीव कुमार रिटायर हो जाएंगे। आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है, नीति आयोग के अमिताभ कांत कार्यशाला को संबोधित करेंगे। प्राकृतिक कृषि पद्धति खाद्य और कृषि संगठन द्वारा समर्थित कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह पर्यावरण पर रासायनिक कृषि के दुष्प्रभाव को कम करते हुए किसानों की आजीविका को बढ़ाने के व्यवहारिक समाधान देती है। 23 अप्रैल की जो न्यूज़ है, आइए उसको देखें कि इतिहासकारों ने बाबू कुंवर सिंह को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया, अमित शाह ने कहा है। अमित शाह ने जो बाबू कुंवर सिंह हैं उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतिहासकारों ने बाबू कुंवर सिंह को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया। आरा के जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में आयोजित विजय उत्सव में अमित शाह ने कहा कि प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से मुकाबला किया और उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का स्मारक का निर्माण किया जाएगा। जगदीशपुर बिहार में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की वीरता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके संघर्ष के बारे में युवाओं को जागरूक करने के आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विजय उत्सव का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री ने विजय दिवस के अवसर पर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह के योगदान का भी स्मरण किया है। बिहार ने विजय उत्सव के अवसर पर जगदीशपुर में एक साथ 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बाबू कुंवर सिंह की जो जयंती हुई थी बिहार में क्या विजय उत्सव मनाया गया उसके उपलक्ष्य में, जिसके तहत क्या किया गया कि जगदीशपुर में 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आपके जो गृह मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम को संबोधित किया और जो 77,900 राष्ट्रीय ध्वज है वो भी फहराने का इसमें रिकॉर्ड बना। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, जहां 2004 में 57,632 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए थे 2004 में पाकिस्तान में। आइए अगला देखें कि देश 2025 तक टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश 2025 तक टीबी मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक टीबी मुक्त होने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। एक ट्वीट में डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य देखभाल और आधुनिक उपचार से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। टीबी उन्मूलन जो ट्यूबरकुलोसिस का जो उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया आपसे पूछा जा सकता है, 2025। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि टीबी के मामलों की दर घटकर 34% हो गई है। 2015 में 1 लाख लोगों में टीबी मरीजों की संख्या 217 थी, जबकि 2020 में यह घटकर 142 हो गई है। 2015 में 1 लाख लोगों पर मृत्यु दर 32 थी, 2020 में 15 रह गई है। आइए अगला बढ़ें। जो क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया का अगले सप्ताह से जो पाम ऑयल है उसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है। किस लिए? आइए उसको समझें।
कि इंडोनेशिया अगले सप्ताह से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दिया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश को खाद्य तेल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इंडोनेशिया दुनिया के जो सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक है उसने क्या किया कि पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है। लेकिन वह नवंबर से इसकी कमी हो गई है कहाँ, इंडोनेशिया में। इस कारण क्या हुआ कि इसकी कीमतें भी बढ़ने लगी और सामाजिक तनाव होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि पाम ऑयल और उसके कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस प्रतिबंध की समय सीमा के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा भी। इससे पहले सरकार ने जनवरी में पाम ऑयल के निर्यात पर सीमित रोक लगाई थी, कीमतों को नियंत्रित किया और इस पर सब्सिडी की भी घोषणा की थी। इसके बावजूद देश में इसकी कमी बनी हुई है। इंडोनेशिया में पाम ऑयल का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कच्चे जो पाम ऑयल का दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। आइए अगला जो महिला T20 है उसके बारे में समझे कि महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन 24 से 28 मई तक लखनऊ में किया जाएगा BCCI के द्वारा। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पुष्टि की कि इस वर्ष महिला T20 चैलेंज का आयोजन 24 से 28 मई तक लखनऊ में जो एकाना स्टेडियम है वहाँ पर होगा। बोर्ड परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया है। इस टूर्नामेंट में जो 3 टीम होगी, कौन? सुपरनोवा, ट्रेल ब्लेजर्स और वेलोसिटी खेलेंगे। सुपरनोवा ने 2 बार यह खिताब जीता है, जबकि ट्रेल ब्लेजर्स मौजूदा चैंपियन है, इस बार की 2021 में मौजूदा चैंपियन है। 2020 में महिला T20 चैलेंज वार्षिक टूर्नामेंट है, 2018 से शुरू हुआ है, 3 बार हुआ है, 2018, 19, 20 में। 2021 में नहीं हुआ, ये कोविड महामारी के कारण 2021 में नहीं हुआ था। इसमें देखिए 2 बार क्या हुआ कि जो सुपरनोवा है वो 2 बार इसका विजेता रही है और ट्रेल ब्लेजर्स मौजूदा चैंपियन है 2020 में जो हुआ था। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.9% रहने का अनुमान, निर्मला सीतारमण ने कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.9% रहने का अनुमान है। यह दर विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि यह देश की समायोजन क्षमता और मजबूत आर्थिक बहाली को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने वाशिंगटन में विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में कहा कि भारत ने दुनिया के सभी देशों को स्वेच्छा से कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और वह आगे भी जनहित के लिए अन्य मंचों के सहयोग उपलब्ध कराने को तत्पर है। अभी हाल ही में क्या किया गया है, जो क्वाड के सदस्य देश हैं जिसमें भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, उनके द्वारा थाईलैंड को क्या किया गया है, वैक्सीन की जो कोवैक्सीन है उसकी खेप पहुंचाई गई है। अब जो क्वाड देश हैं मतलब इन देशों में जो भी वैक्सीन होगी वहाँ पर उसको खेप पहुंचाई जाएगी। भारत के द्वारा कोवैक्सीन की खेप पहुंचाएगी। उसके बाद कंबोडिया को भी इससे पहले दिया जा चुका है। तो यही है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनहित के जो काम कर रहे हैं उसको भी निर्मला सीतारमण ने यहाँ उजागर किया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की स्थिति का भी उल्लेख किया और संकटग्रस्त देशों के लिए निर्णायक राहत उपायों की भी आशा व्यक्त की है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।